मुफ्ती महमूद चलिए भाई सुनिए अब ध्यान से। हो गई बातें अब सुनो। लोग कल जो डिस्कस किए थे उसके आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा आज, लेकिन उससे पहले कोई रिवीजन जितनी भी कल चीजें हम लोग ने पढ़ी थी, कुछ बातें मैंने आपको बताई थी, आप लोग से पूछूंगा पहले फिर रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ने 3 मुस्लिम आक्रमणकारियों की बात की थी। वो 3 मुस्लिम आक्रमणकारी बताओ कौन कौन है। पहला कौन था? बैरुल्लाह। ताहिर कौन बोल रहे? 3 मुस्लिम आक्रमणकारी जिन्होंने भारत के ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित किया, लूटा पाटा और वापस चले गए। कौन कौन? मोहम्मद बिन कासिम, गजनी और मोहम्मद गौरी। ये 3 नाम है। इन 3 नामों में से हमने एक पूरा प्रॉपर पढ़ लिया। किसको? मोहम्मद बिन कासिम को प्रॉपर पढ़ लिया था। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में कुछ फैक्ट है, बताइए उसके बारे में। मोहम्मद बिन कासिम ने जो कर व्यवस्था लागू की थी, उन 3 कर व्यवस्थाओं के नाम बता दीजिए कौन कौन से थे। ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में कौन सी सन में अपना रूल स्थापित किया और किस जगह किया? 712 में। कहाँ पे? सिंध में किया। ठीक है। वापस ये कब गए और कौन से खलीफा ने इसको वापस बुलाया? सुलेमान ने वापस बुलाया। कौन सी सन में? 715 में। मृत्यु हो गई इसकी उस समय 715 में। उसके बाद 715 से लेके 999 तक इतना लंबा गैप क्यों रहा दूसरे आक्रमणकारी के आने तक? कोई गैप क्या रीजन बताओ, कारण क्या था? ये 250 साल तक या लगभग 300 साल तक किसी ने आक्रमण किया ही नहीं, ऐसा क्यों हुआ? छुट्टी पे चले गए। हमने बताया सो गए थे, हमने बताया था चिकन मटन खा के, ये बताया। कौन बताएगा? बताओ। 300 साल अप्रॉक्स इतना लंबा गैप दूसरा आक्रमणकारी के आने में लग गया, ऐसा क्यों हुआ था? अरुण कल तुम्हारा ये क्वेश्चन भी था और इसका आंसर भी दिया था। हाँ, थोड़ा तुमने दिया था, थोड़ा हमने भी दे दिया। हाँ, नहीं पता? मोहम्मद बिन कासिम जब भारत आया उसने कुछ प्रशासनिक नीतियां अपनाई की थी। वो प्रशासनिक नीतियों में एक तो कर व्यवस्था थी, दूसरी क्या थी? सैन्य परिवर्तन था, तीसरा क्या था? विभाग परिवर्तन या विभाग प्रणाली शुरू की थी। ठीक है। इन तीनों को वो क्या पूरी तरीके से भारत के अंदर अप्लाई कर पाया? नहीं कर पाया। ठीक है। पूरी तरीके से जब वो भारत में अप्लाई नहीं कर पाया तो आगे चल के इम्पैक्ट उसका डाउन हुआ, और आगे जब वो वापस यहाँ से चला गया तो उसके जाने के बाद में कोई भी मुस्लिम आक्रमणकारी 250 या 300 साल तक भारत के अंदर इसलिए नहीं आया क्योंकि भारत की व्यवस्था जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, मैंने क्या बोला, केंद्रीकृत होने लगी। क्या होने लगी थी? केंद्रीकृत होने लगी थी। जब ये आक्रमण बढ़ना शुरू हुए तो मैंने बोला था यूनिफिकेशन हो जाएगा, लोग एक हो जाएंगे। अब जब एक हो गए, जो प्रांतों में लोग अलग अलग शासन किया करते थे, इस समय तक महमूद गजनी की अगर हम लोग बात करेंगे, एक केंद्रीय शासन धीरे धीरे स्थापित होना शुरू हो गया था। महमूद गजनी ने 250 या 300 साल बाद आक्रमण तब किया जब अफगानिस्तान के अंदर एक केंद्र की सरकार बन गई थी। ये सरकार बनाने वाले लोग थे वहां पे। सरकार बनने का मतलब उस समय समझते हो क्या है? सरकार बनने का मतलब उस समय होता था अपना रूल स्टैब्लिश कर देना, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है। ये नहीं कोई डेमोक्रेसी जैसी चीज नहीं थी, लोकतंत्र नहीं था। वहां पे राजा खुद अपने आप को राजा घोषित कर देता था, और क्या चलता था वहां पे? रूल चलना शुरू हो जाता था। अफगानिस्तान में या फिर सेंट्रल रीजन में किसी भी तरीके की कोई केंद्रीय शक्ति ना होने के कारण इस समय भारत के ऊपर कोई भी आक्रमण 300 साल तक नहीं कर पाया, क्योंकि वो खुद केंद्रीकृत नहीं थे। तो कैसे भारत के ऊपर आक्रमण करते? इस बात को सोचते आप लोग तो आप लोग आंसर दे देते।
ठीक है। अफगानिस्तान के अंदर अब ये शक्ति गजनवी डायनेस्टी ने वहां पे इस्टेब्लिश की। ये जो महमूद गजनी के इतिहास की हम लोग बात कर रहे हैं, ये वो वंश है जिस वंश की स्थापना वहां पे कब 10वीं शताब्दी में हुई। कब हुई थी? 10वीं शताब्दी में। गजनवी वंश वो वंश है जो तुर्कों से निकला हुआ वंश था और ये अफगानिस्तान के अंदर आके अपनी सत्ता स्थापित करते हैं। जब ये अफगानिस्तान में अपनी सत्ता को स्थापित कर देते हैं तब जाके इनके अंदर ये पावर या शक्ति आ पाती है कि अब ये दूसरी जगह आक्रमण करेंगे। और वो आक्रमण के लिए इनको कौन सी जगह दिखती है? भारत। सोने की चिड़िया है तो सोने की चिड़िया के ऊपर और सोना लूटा जा सकता है। तो गजनवी के बारे में मैंने कुछ डिटेल बताई थी आपको, उसके बारे में आप कुछ चीजें बता दो। 1001 में गजनवी ने पहला आक्रमण कहाँ पे किया? पंजाब। राजा कौन था? जयपाल राजा था। जयपाल हार गया, जीत गया था? जयपाल हार गया था। ठीक है। दूसरा आक्रमण कब बताया था? 1005 में कहाँ पे आक्रमण किया? मुल्तान में। मुल्तान का सुल्तान कौन था? अब्दुल। चलो अब्दुल्ला फतेह बोल लो, एक शॉर्ट में नाम उसका ले सकते हो। तीसरा आक्रमण कब हुआ? कहाँ पे? 1008। कहाँ पे? कन्नौज में। शासक अनंतपाल को एक और काम के लिए जाना जाता है, दिल्ली की स्थापना के लिए जाना जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और अगला आक्रमण 1018 और 19। ये कब हुआ? कहाँ पे हुआ? राजस्थान में। शासक राज्यपाल। बहुत बढ़िया, याद तो करके आए हो। कभी कॉन्सेप्ट वाले आंसर नहीं आ पा रहे, फैक्चुअल आंसर आ जा रहे हैं, है ना? हाँ, मैंने जो पढ़ा था कन्नौज वाला वो थोड़ा सा अलग रेट में पढ़ा था। कौन सा वाला? 1008 वाला जो आपने बताया कन्नौज, मैंने भी पढ़ा था 1025 में पढ़ा कन्नौज को उसने लूटा था मथुरा के साथ। 1025 में सोमनाथ मंदिर है और गुजरात के अंदर वो जब काउंटर करने पहुंचा था, अटैक करने पहुंचा था, तो गुजरात के अंदर अटैक करने के दौरान कन्नौज में कैसे पहुंच सकता है? पहले तो ये लॉजिक लगाओ। कन्नौज उत्तर प्रदेश का रीजन है जिस एरिया में पड़ता है, वो गुजरात से ही लूट के वापस चला गया। तो 1025 में गुजरात का मेजर, वो भी बताया मैंने आप लोग को, कल लिखाया था मैंने आपको। 1025 में सोमनाथ मंदिर गुजरात को लूटा था, ठीक है। कन्नौज का कोई लेना देना नहीं है वहां से। अच्छा ये बताओ 1025 में जब गुजरात में कन्नौज को, सॉरी कन्नौज ही बोलने लगा, 1025 में जब सोमनाथ को लूटा था गुजरात के अंदर, तो उस समय वहां पे शासक कौन था? गुजरात का शासक कौन था जो सोमनाथ मंदिर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया? कॉपी पे लिखा है वही देख के बता रहा ना तुम लोग। हाँ बिल्कुल सही बोला है एकदम। देखो 1025 में जब इन्होंने सोमनाथ मंदिर को लूटा, उस समय वहां पे जो शासक थे, उन शासक का नाम आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। भीमदेव नाम था शासक का, ठीक है। भीमदेव नाम था शासक का, या इनको विद्याधर के नाम से भी जाना जाता है। भीमदेव या विद्याधर के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रथम है, ध्यान रखिएगा। कौन है? प्रथम है। अभी द्वितीय की भी बात हम लोग आगे चल के करेंगे, ठीक है। तो महमूद गजनवी का इतिहास है, थोड़ा सा ऐतिहासिक चीजें देख लो यार। कुछ ऐतिहासिक चीजें यहाँ पे लिखी हुई है कि गजनवी का सामान्य परिचय की अगर बात करें, जैसे मैंने बोला आप लोग को कि तुर्कों के रीजन से ये आए थे। हाँ प्रथम, ठीक है। तो ये कहां से आए थे? तुर्कों के रीजन से एंट्री की थी इन्होंने। अब जब भी मैं तुर्क बोलूंगा तो आप लोग एक बात को ध्यान रखिएगा, मैं टर्की की बात नहीं कर रहा, जो आज के समय की तुर्की है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जब भी मैं तुर्क बोलूं तो ये तुर्क कॉम्बिनेशन है किसका? जो आज के समय में तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है या अफगानिस्तान है, इन सब तानों को मिला के क्या बनता था? तुर्क बनता था। तो तुर्क जितने भी लोग थे ये तमाम कान से मिला के ही वो सब तुर्क कहलाते थे, क्योंकि ये सब क्या थी? एक बाउंड्री थी, एक ही बाउंड्री के अंदर ये सारे लोग रहा करते थे। तो ये तुर्क से निकल के कौन से रीजन में? काबुल के अंदर आके अपनी एक यहाँ पे एम्पायर को स्टैब्लिश करते हैं गजनवी डायनेस्टी के लोग। गजनवी डायनेस्टी या गजनवी वंश के ऊपर चलो अगर आप लोग, तो क्या गजनवी के अंदर महमूद गजनी ही वही शासक है जिसने गजनवी डायनेस्टी को शुरू किया? नहीं। किसने शुरू किया था? अलब्दगीन ने शुरू किया था।
अलब्दगीन वो शासक था जो तुर्क साम्राज्य से निकल के अफगानिस्तान की तरफ आया और काबुल में उसने अपना एक इंडिपेंडेंट साम्राज्य घोषित किया जिसको गजनवी वंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वो गजनवी वंश। अलब्दगीन के बाद में यहाँ पे सुबुक्तगीन आए। ठीक है, हाँ इस बात को लिख लीजिए। अलब्दगीन जो है वो संस्थापक है इसके गजनी वंश के। अलब्दगीन के पुत्र का नाम था सुबुक्तगीन। वही दामाद और क्या चीज इनके बीच में, हाँ इनके बीच में जो शासक आए थे वो ऐतिहासिक दृष्टि से आपके किसी भी फैक्चुअल चीजों में काम के हैं नहीं, इसलिए मैंने बताया अभी। ठीक, अलब्दगीन के बाद में सीधे सुबुक्तगीन का रूल है। ठीक है, कुछ महीनों के लिए आए थे इसलिए उनकी बात करना जरूरी नहीं है, जैसे मुगलों में भी आप बात नहीं करते जो कुछ महीने के लिए आते हैं। अलब्दगीन थे संस्थापक थे गजनी साम्राज्य के। उसके बाद सुबुक्तगीन थे। सुबुक्तगीन वो व्यक्ति है जिसने पहला अटैक किया था इंडिया के ऊपर। गजनी एम्पायर के अंदर भारत के ऊपर अटैक करने वाला पहला शासक कौन था? सुबुक्तगीन था। गजनी एम्पायर, अगर गजनी एम्पायर या गजनी शासन में पूछा जाए पहला शासक कौन था जिसने अटैक किया था? वो था सुबुक्तगीन। ठीक है, सुबुक्तगीन के बाद में यहाँ पे जो रूल करने आते हैं उनका नाम है महमूद गजनवी। हाँ, महमूद गजनवी। अब महमूद गजनवी जब यहाँ पे शासन करने आता है तो उसके शासन के अंदर कुछ बातें मैंने आपको बताई थी कि 999 से लेकर 1027 ईस्वी तक अलब्दगीन, और इसको लेकर इन्होंने टोटल 17 बार यहाँ पे आक्रमण किया। ठीक है, इन आक्रमण में से मैंने 6 जो इंपॉर्टेंट आक्रमण है वो कल आपको बता दिए। ठीक है, वही 6 आक्रमण याद रखिएगा, कहीं भी लिखने को आएगा वही बताएंगे। देखो गजनी साम्राज्य के जो 17 आक्रमण हुए उसकी बात हम लोग ने कर ली। पूर्व की स्थिति हमें पता चल गई इस बात से कि इससे पहले शासक अलब्दगीन थे। ठीक है, उसके बाद सुबुक्तगीन आए, फिर महमूद गजनी आए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसका प्रभाव क्या पड़ा भारत के ऊपर, क्या इंपैक्ट पड़ा और कारण या उद्देश्य क्या थे, ये लोग भारत के अंदर क्यों आए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये तो पूछा जाएगा कि क्या प्रभाव पड़ा गजनी एम्पायर के भारत के अंदर अटैक करने का, या फिर क्या कारण या उद्देश्य थे इनके भारत के ऊपर अटैक करने का। ठीक है, उसको देख लीजिए थोड़ा सा। कौन सा लिखोगे क्या? कौन सा? हाँ देखो 17 आक्रमण फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक, 17 आक्रमण फिर से बता दे रहा हूँ जैसा ये पूछ रहे हैं, डाउट है इनको इसमें। मैंने ये बोला महमूद गजनवी जब भारत आया 999 से लेकर कब 1027 तक उसने टोटल 17 बार आक्रमण किया। उसके आक्रमण का मेन उद्देश्य जो था वो भारत में लूटमार करना था, सिर्फ और सिर्फ लूट के यहाँ की संपत्ति को, अपने साम्राज्य को वो और ज्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग करना चाहता था। मेन कारण ये था उसके पीछे। ठीक, जब उसने यहाँ पे आक्रमण किया भारत के ऊपर, तो भारत के ऊपर आक्रमण करते समय किसी इतिहासकार ने इस बात को लिखा है और किसी ने कई सारे इतिहासकारों ने इस बात को लिखा है कि हमारा साम्राज्य जैसा कि जर्मनी था, आगे चल के आप जब विश्व इतिहास पढ़ोगे तो जर्मनी के यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ोगे, इटली के यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ोगे। जर्मनी और टूटा टूटा था, मतलब एक राज्य इधर, एक राज्य इधर, एक राज्य इधर। तो जर्मनी के अंदर वहां के शासक उसको एक साथ जोड़े और जोड़ के फिर एक बड़ा साम्राज्य जर्मनी देश की स्थापना करी। ठीक है, ऐसे इन्होंने भारत का एग्जाम्पल उसी तरीके से दिया है। जब महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर आक्रमण किया तो भारत भी कई सारे प्रांतों में टूटा हुआ था और उस समय में कोई भी एक स्ट्रेंथन शक्ति नहीं थी जो इन साम्राज्य को अटैक करने से रोक पाए। ठीक है, इसलिए महमूद गजनवी 17 बार आक्रमण भारत पे कर पाता है और ये 17 बार आक्रमण इसके यहाँ पे उन 6 आक्रमण के तौर पे आप देख सकते हैं। अलब्दगीन किसके? महमूद गजनवी के पिताजी हैं सुबुक्तगीन। ठीक है, उसके बाद के बेटे हैं महमूद गजनवी। हाँ, उनके दादा हैं। अरे भैया हाँ, ब्लड रिलेशन पढ़ने आए हैं, इसे पढ़ा लेने के बाद में कोई ना कोई अलब्दगीन के दामाद हैं सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन के बेटे हैं महमूद गजनवी। ठीक है, हाँ चलो अब सुनो।
17 बार आक्रमण होने के बाद में ऐसी क्या प्रभाव पड़े भारत के ऊपर कि जिसकी वजह से भारत की परिस्थितियां बदल गई। मैंने कल बताया था कुछ राजनीतिक परिवेश थे, कुछ सामाजिक परिवेश थे, कुछ धार्मिक परिवेश थे, तमाम तरीके की स्थितियां बदली। उन तमाम कारणों को एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग खुद इस चीज को अभी देखो, ठीक है। बेसिक महमूद गजनवी का कोई भी इम्पैक्ट अगर भारत के ऊपर देखा जाए तो नहीं पड़ा, बहुत बड़ा कोई इम्पैक्ट भारत पर नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि ये भारत में सिर्फ लूटमार करने आए थे। अगर हम बोले क्या भारत की सामाजिक स्थिति चेंज हो गई इसके अटैक करने से? नहीं हुई, सामाजिक स्थिति नहीं हुई। लोग अभी भी वैसे ही रह रहे जैसे पहले रहा करते थे, ठीक है। क्या धार्मिक स्थिति चेंज हो गई? नहीं हुई। इवन और उल्टा हो गया कि महमूद गजनवी को इस्लाम का अनुयायी मानते हुए यहाँ के लोगों ने इस्लाम धर्म के लोगों के प्रति और इश्रा अपने अंदर पैदा कर ली कि इसने अटैक किया तो ये कौन सी कैटेगरी का पर्सन है? मुस्लिम समुदाय का पर्सन है। इसलिए लोगों के अंदर ये भावना थोड़ी सी चेंज होना शुरू हो गई, ठीक है। तीसरा अगर हम लोग बात करें, इसने साम्राज्य विस्तार को लेकर कोई भी किसी भी तरीके के नियम नहीं अपनाए। इसका सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पे था? वही लूट करने के ऊपर था, ठीक। अगर मैं बात करूं धार्मिक स्थिति तो पता चल गई, कोई चेंज ऐसा नहीं हुआ। अगर बात करूं कि आर्थिक स्थिति चेंज हुई भारत की, क्या बोला जाएगा? हाँ, आर्थिक स्थिति चेंज हुई। हमारे पास अगर 100 रुपए का सोना था तो कितना बचा? 85 रुपए का सोना अप्रोक्स बचा, क्योंकि 15 रुपए का सोना ये हमसे ले गया, ठीक है। तो वो तमाम इम्पैक्ट पड़े थे अगर हम लोग इसके साथ में देखें, ठीक है। उद्देश्य की बात वही राज्य स्थापित करना नहीं था, क्या था? सिर्फ और सिर्फ लूट मार करके यहाँ से चले जाना, ठीक है। ठीक, प्रभाव को देख लो। प्रभाव की बात कर रहा हूँ, ये मेंस का क्वेश्चन है और मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे ही पूछा गया था। महमूद गजनवी के आक्रमण के प्रभावों की समीक्षा कीजिए। जब समीक्षा करने को आता है तो क्या करा जाता है? हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। और टिप्पणी करने को किया जाता है तो अपने विचार व्यक्त करने होते हैं, ठीक है। चलो बताया आप लोग। ये देखिए सबसे पहले तो लिखा है राजाओं की शक्ति पर प्रभाव पड़ा। राजाओं की शक्ति पर प्रभाव, क्या क्या बात समझ रहे हो इस बात से? सर उन्होंने हिंदुस्तानी वंश को तो समाप्ति कर दिया था। हाँ, और मतलब मैंने कल भी बताया था जैसे कि उसमें जो था कि लोग अपना वो धर्म बदलने को मजबूर भी हो रहे थे और लोग कई हिंदू मुसलमान में परिवर्तित हो गए। मतलब धार्मिक, ये तो धार्मिक स्थिति हो गई। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि इसमें जो 17 आक्रमण किए भारत किया था उसमें 15% आपको बताया कि 15% होता था, तो काफी हालत मतलब हमारे यहाँ धर्म की क्षति हुई थी। इससे यहाँ की जो व्यवस्था थी जनरल टाइप की बोल सकते हैं कि उत्तर भारत की जनरल टाइप की हो गई। ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। राजाओं की अगर स्थिति पर या शक्ति पर प्रभाव देखें हम लोग तो राज्य और कमजोर हो गए पहले से, उसके आक्रमण के बाद में। कमजोर कैसे होगा? वही जो आपने बात बोली, आर्थिक स्थिति उनकी और कमजोर हो गई। 17 आक्रमण लगातार होने का मतलब क्या है? प्रांतीय शासकों की शक्तियों के अंदर डिग्रेडेशन आ जाएगा, कमी आ जाएगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट इस चीज को जस्टिफाई करना, यह प्रभाव पड़ा होगा। दूसरा क्या बोल रहा है? सैन्य दुर्बलता। सैन्य दुर्बलता किसकी? भारतीय शासकों की या महमूद गजनवी की? भारतीय शासकों के पास में जो सैन्य शक्तियां थी उनकी दुर्बलता भी यहाँ पे दिखती है। जैसा कि हम लोग ने पढ़ा है, जब हम लोग पढ़ते हैं कि भारत के अंदर प्लासी का युद्ध पढ़ा है सबने? सुना होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कभी। बक्सर भी सुना होगा आपने, अगर नहीं पढ़ा होगा तो। प्लासी और बक्सर के अंदर एक कारण दिया जाता है कि सैन्य दुर्बलता। और वो सैन्य दुर्बलता क्या थी कि भारतीय जो सैनिक थे वो अंग्रेजों के सैनिकों के मुकाबले में कमजोर थे, क्योंकि हमारे पास में वो मॉडर्न टेक्निक नहीं थी जो अंग्रेजों के पास में मॉडर्न टेक्निक हुआ करती थी। तो ये सैन्य दुर्बलता है, उसको कह सकते हैं। इस वजह से शायद हम लोग सक्षम नहीं रहे इनके अटैक को रोकने के लिए। दूसरा कारण ये भी कह सकते हैं कि शासक जो थे वो इतने मजबूत नहीं थे कि अपनी सेना को भी प्रोटेक्ट कर पाते। कई बार तो आप ऐसे शासकों को भी देखोगे कि जिन्होंने अपने रीजन को छोड़ के भागना ही बेहतर समझा, ठीक है। जब अटैक हुए तो क्या करा उन्होंने? रीजन छोड़ा, भाग के चले गए, जिससे उनको आसानी से पूरा लूटने को मिल गया। और वो लूट के चला गया यहाँ से वापस और वापस आ गया पूरा, ठीक है। तो ये भी स्थितियां हुई हैं भारत के अंदर, तभी इन लोगों को और स्ट्रेंथ मिली थी भारत के ऊपर बार बार अटैक करने की। अभी आगे चल के आप पढ़ोगे मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी के बाद साथ में उसका एक गुलाम आया था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। नाम सुना है?
बख्तियार खिलजी क्यों सुना? नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय बेसिकली ध्वस्त किए थे इसने, ठीक है। तो नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय ध्वस्त करने के पीछे कारण पता क्या था? कारण ये था वहां का जो शासक था, बिहार और बंगाल कंबाइंड था उसमें, ठीक है। तो बिहार और बंगाल का जो शासक था लक्ष्मण सेन, जब अटैक करते हुए खिलजी वहां पहुंचा तो लक्ष्मण सेन अपनी पूरी की पूरी प्रजा छोड़ के वहां से चला गया। जब वो वहां से चला गया तो इसने आसानी से हर एक साक्ष्य को और लूट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये भी कारण रहे कई बार जिसको हम लोग सैन्य दुर्बलता का नाम दे सकते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट लिखा हुआ है अतुल संपत्ति का पलायन। इसका मतलब यहाँ की जितनी संपत्ति थी हमारी वो सारी की सारी कहाँ जा रही है? विदेशों में जा रही है। अब विदेशों में यहाँ पे कौन से विदेश की बात हो रही है? इंग्लैंड की बात नहीं हो रही, अफगान या फिर तुर्की की बात हो रही है। जो तुर्क रीजन है उन रीजन की बात हो रही है, ठीक है। अगला है स्थापत्य कला। स्थापत्य कला इन्होंने बना दी या बर्बाद कर दी? अभी तो बर्बाद कर दी। यहाँ पे तो हम ये सीधा कहेंगे क्योंकि सोमनाथ के एग्जाम में पढ़ चुके हैं हम लोग। तो स्थापत्य कला का क्या हुआ? बर्बादी हो गई पूरी तरीके से। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि महमूद गजनवी ने यहाँ से सोमनाथ मंदिर को तोड़ा और तोड़ने के बाद में मैंने बताया था ना वहां जामा मस्जिद में जाके उसने वो सारा सोना लगा दिया था, ठीक है। उसने एक काम और भी किया, उसने भारत में मंदिरों को तोड़ा और ये कुछ मंदिर जाके अफगानिस्तान में बनवा दिए, ठीक। तो इसको पूर्व का आश्चर्य बोला जाता है। मतलब ये पूर्व का आश्चर्य था इस बात को लेके। मतलब लॉजिक क्या है इसके पीछे आज तक किसी को समझ नहीं आया कि इसने भारत के मंदिरों को तोड़ के अफगानिस्तान में मंदिरों को स्थापना क्यों की। बताओ क्यों की? इतिहासकार तो नहीं बता पाए, तुम लोग बताओ कहाँ तक दिमाग चला सकते हो? तुम ही चला सकते हो। हाँ बताओ काल्पनिक कैसे हो जाएगी जब वहाँ प्रूफ मिल गए? अपने विचार हाँ तुम अपने विचार काल्पनिक कह सकते हो, वो ठीक है। बताओ काल्पनिक विचार ये है मेरे, जब सेना में लोग होंगे तो होंगे सेना में जो लोग इस तरह। और कोई कुछ बताएगा? बजाज का कहने का मतलब ये है, बताइएगा, जस्टिफाई करिए इस आंसर को। अफगान का नाम विश्व में फेमस करने के लिए। अच्छा, हम ये कह सकते हो कट्टरता है। अच्छा, और क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। मैंने ये बोला कि पूर्व का आश्चर्य एक शब्दावली यूज की जाती है और वो इसलिए यूज की जाती है कि यहाँ पे महमूद गजनवी ने भारतीय मंदिरों को तोड़ा, ठीक। तोड़ने के बाद में उसने कुछ मंदिरों की स्थापना अफगानिस्तान में जाके करवाई। आज के समय में अफगानिस्तान में कुछ मंदिर मिलते हैं वो महमूद गजनवी के बनवाए हुए हैं उस जमाने के। तो ऐसा क्यों किया? ये हो सकता है कि वहाँ पर हिंदू शासकों की या हिंदू जो संख्या थी वो बहुल्य होगी, इसके मुझे मालूम है कि अगर हम उनसे भी बैर ले लेंगे तो वहाँ पर जीतना या वहाँ पर वो करना बहुत मुश्किल हो सकता है। अफगानिस्तान में हिंदू शासक थे उस समय, ये भी पॉसिबिलिटी होगी। ये तो फैक्ट है, ये तो पता ही होना चाहिए ना। हिंदू शासक थे वहाँ नहीं थे। हिंदू शासकों की संख्या अफगानिस्तान, लाहौर, काबुल ये वो रीजन है जहाँ पे मुस्लिम लोग शासन किया करते थे। हिंदू शासकों की संख्या ना के बराबर थी। नीचे चले आइए, पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर चले आइए, या फिर आप यहाँ राजस्थान में चले आइए, ये सब हिंदू बहुल्य जनसंख्या थी और यहाँ पे हिंदू शासक हुआ करते थे, ठीक। तो ऐसा नहीं था। चलो बजाज का आंसर बता देता हूँ। बजाज ने ये बोला हो सकता है कि जब वो भारत को लूटने के लिए अपार संपत्ति यहाँ से लूट के गया तो लूटने के साथ में वो यहाँ से कुछ सैनिकों को भी अपने साथ में ले गया होगा। जो सैनिक उसकी जो सेना है उसमें भर्ती भी होंगे और उसको प्रोटेक्ट भी करेंगे वहां पे जाके। तो यहाँ के कुछ सैनिकों को उसने खुश करने के लिए वहां पे उनके लिए मंदिरों की स्थापना करवा दी। ये सही बात है क्या? आसमान में ये कंडीशन है, काफी जगह होता है, यहाँ जाते हैं काफी जाता है। बताओ बोलोगे? आपके सेना में यही है, अब भी वर्तमान में भी
वर्तमान में भारतीय सेना में कोई ऐसा कार्य नहीं किया नहीं जाता सर, आर्मी लेके चलते हैं अपना। नहीं, धार्मिक नीति लेके कोई नहीं चलते हैं चलेगा। सर। धार्मिक नीति को लेके अगर सेना के अंदर चलने लगे तो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा भारतीय संविधान के। भारतीय सेना में सबको लेके चलते हैं वहाँ। सबको लेके चलते हैं, सबको आदत होता है। वो ठीक है। लेकिन वर्तमान में भी ऐसे ही इसके है। पीछे सुनो, लॉजिक सुनो। महमूद गजनवी ने जब भारत के मंदिरों को तोड़ के यहाँ अफगानिस्तान में मंदिरों की स्थापना की कोशिश करी थी, तो अफगानिस्तान के मंदिरों की स्थापना से पहले महमूद गजनवी पे तमाम तरीके के दुनिया के ऊपर से आरोप लगे। और वो आरोप क्या थे? मंदिरों को तोड़ने वाला, ऐसा बोला जाता है। नाम क्या? मूर्ति भंजक भी बोलते थे। हाँ, मूर्ति भंजक भी बोलते थे इसको। या तो इसने क्यों बनाई होंगी? एग्जैक्टली, मैं वही बोल रहा हूँ, क्यों बनाई? इसको पूर्व का आश्चर्य बोला गया है। मैंने वही बात बताई, पूर्व का आश्चर्य बहुत बड़ी बात है अगर आप इसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, जो व्यक्ति मूर्तियों को तोड़ने में बिलीव कर रहा है वो व्यक्ति अफगानिस्तान में जाकर मूर्तियां बना देगा। ठीक है, तो वहां की जनता तो जरूर मारेगी, यहाँ की मारे चाहे न मारे। ऐसा होगा कि नहीं होगा? लेकिन फिर भी ये मूर्तियां वहां पे बना रहा है जाके। कारण बताओ, क्या कारण? अरे बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जब इसने भारत को आके लूटा, सोमनाथ मंदिर गुजरात के अंदर घुसा, भीम प्रथम जो थे यहाँ के शासक, उनके तमाम जो भी सोना था उनके पास लेके भागा यहाँ से। तो भागने के बाद में इसने उस कुछ सोने से मंदिर बनवा दिए। ठीक है, लॉजिक समझना इस बात में। क्या जब इसने यहाँ पे अटैक किया तो भीमपंथ यहाँ पे अटैक नहीं कर सकते? इसके ऊपर रिवर्स अटैक कर सकते? कर सकते? या भारत के कुछ शासक इसके ऊपर अटैक कर सकते? नहीं कर सकते? ये तो मूर्ति भंजक है, मूर्तियां तोड़ सकता है। लेकिन क्या यहाँ के लोग वहां की मूर्तियां तोड़ के लाएंगे? नहीं लाएंगे ना। मूर्तियां बनी रहेगी, सोना भी मिल गया, मूर्तियां भी बनी रह गई, और सोना हमारे पास से कोई लिख के भी नहीं जाएगा। ठीक है, समझे क्या लॉजिक है? अब मूर्तियां तोड़ के हमारे यहाँ के लोग तो नहीं जाएंगे, मूर्ति को तोड़ने की कोशिश भी नहीं करेंगे। तो महमूद गजनवी ने यहाँ कोई धार्मिक नीति को फॉलो नहीं किया, कोई सेना को खुश करने के लिए नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ किस लिए किया कि मेरे यहाँ का सोना प्रोटेक्ट हो जाएगा या बचाव कर लूंगा मैं बिना लड़े, बिना अपनी सेना व्यर्थ करे, बिना उनके ऊपर पैसा लगाए, बिना किसी युद्ध के। मतलब मेरे ऊपर कोई अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों करते अटैक? सोना ही लूटने के लिए तो करते। जब उसने किया तो ये लोग भी इसीलिए करते। तो सोना कैसे लूटेगा जब सोने की मूर्तियां बना दी हैं, मंदिरों की तरह बना दिया गया? तो वो मंदिर आज के समय में भी प्रोटेक्ट होके इसी तरीके से रहेगा। आने वाले राजाओं ने भी इस बात को समझा, बोले तरीका तो अच्छा है, और जब जरूरत पड़ती थी तो थोड़ा सोना निकाल के यूज कर लिया। ठीक है, तो ये मेन कारण था कि इसलिए इसको पूर्व का आश्चर्य बोला जाता है। ये बात किसी इतिहासकार ने अभी तक नहीं बताई है कि रियल कारण क्या है। ठीक है, ये लॉजिकल आंसर समझने और सोचने की कोशिश है कि ये लॉजिकली इसलिए उसने किया होगा कि कोई आक्रमण करेगा तो मूर्तियां तोड़ के तो नहीं लेके जाएगा। मैं सोता भी होगा आराम से, तब भी मैं अपने यहाँ अपने स्टेट को प्रोटेक्ट करूंगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रभाव समझ में आया आपको? स्थापत्य कला यहाँ पे विनाश कर दिया उसने। पंजाब का गजनी साम्राज्य में विलय, पंजाब के ऊपर जब महमूद गजनी ने आक्रमण किया था, शासक कौन था? जयपाल था। ठीक है, जयपाल को इसने हराया, और हराने के बाद में उसके साथ भी एक संधि साइन कर ली, और वो संधि क्या थी? पंजाब का विलय। पंजाब का विलय भारत के जो एक अभिन्न अंग है पंजाब, उसका विलय किसमें कर लिया इसने? गजनी में कर लिया। गजनी एम्पायर पूरा का पूरा जो महमूद गजनवी का एम्पायर है, उसको पंजाब को कहां मिला लिया? अपने एम्पायर में मिला लिया। एक प्रभाव क्या पड़ा? गजनी का पंजाब का विलय हो गया गजनी साम्राज्य के। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को बस पॉइंटर में लिखते चलना साथ साथ में, जिससे आपको ये पता चल जाए कि प्रभाव क्या क्या थे। नोट्स के फॉर्म में मैं बाद में दे दूंगा, लेकिन अभी रिवीजन के तौर पे इन सबको लिखते चलना। क्या क्या लिखे? यहाँ से लिखो, राजाओं की शक्ति पर प्रभाव लिखो, पहला पॉइंट। प्रभाव क्या क्या पड़े महमूद गजनी के? पहला लिखो, राज्यों की शक्ति पर प्रभाव। दूसरा लिखो, सैन्य दुर्बलता। इंटरनल डिटेल्स आपको पता ही है। दूसरा सैन्य दुर्बलता। तीसरा अतुल संपत्ति का फलन। नहीं लिख पाए? अरे आंसर कैसे लिखोगे यूपीएससी? अतुल संपत्ति का पलायन। चौथा स्थापत्य कला।
पलायन मतलब क्या होता है? बताओ भाई पलायन का मतलब। स्थापन करना। इसका भी मतलब बता दें। आर्ट एंड कल्चर पढ़ाई ना, तब बता दें। अगला लिखो, पंजाब का गजनी साम्राज्य में विलय। पंजाब का गजनी साम्राज्य में विलय। ठीक, अगला लिखो, आक्रमण के लिए नए मार्ग का खुलना। ठीक, ये भी एक प्रभाव है, आक्रमण के लिए नए मार्ग का खुलना। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के कौन से रीजन पे अटैक किया था? सिंध पे किया था। ठीक, महमूद गजनी ने सबसे पहला अटैक कहाँ पे किया? पंजाब के ऊपर किया। तो हम कह सकते हैं कि इसने नए मार्ग को खोज दिया। पंजाब नया मार्ग तो हुआ जिसके ऊपर अटैक किया इसने। और पंजाब के साथ साथ में और कहाँ गया? मुल्तान भी गया और कन्नौज भी गया। ठीक, राजस्थान भी गया। ये सब क्या नए मार्ग नहीं है? जो नए मार्ग है, इस नए मार्ग की खोज कर दी इसने। और आगे आने वाले जो भी शासक थे, उन शासकों को ये रास्ता दे दिया इसने कि आगे आप आके इनमें से किसी भी मार्ग के ऊपर अटैक कर सकते हो। ठीक है, ये भारत के रास्ते। पहले एक ही रास्ता पता था अरब के लोगों को कि भारत में घुसने का मार्ग सिर्फ सिंध है। अब रास्ता क्या गया? उनके पास पंजाब भी है, राजस्थान भी है, गुजरात भी है। ये तमाम मार्ग खुल गए उनके लिए। इसलिए आगे अभी आप मोहम्मद गौरी को जब पढ़ोगे तो मोहम्मद गौरी घुसा ही कहाँ? गुजरात के अंदर। नया मार्ग मिल गया उसको, तो वो गुजरात के अंदर घुस गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ? आक्रमण के लिए नए मार्ग खुल गए। ठीक, कल मैंने एक आपको चीज बताई थी कि भारत के अंदर अरबों का आक्रमण होने के 3 कारण क्या थे। 3G की बात की थी, 3G की बात की थी, गॉड, गोल्ड और ग्लोरी की बात की थी मैंने। ठीक, अगर मैं यहाँ गजनी की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या एप्लीकेबल होगा? सिर्फ गोल्ड एप्लीकेबल होगा। मतलब यहाँ पैसे और संपत्ति की बात हो रही है, सिर्फ इसलिए ये लूट करना चाहता है। एक चीज और समझो, भारत के अंदर अरबों का जो आक्रमण आप लोग 712 ईस्वी में पढ़ते हो, ऐसा नहीं है कि अरब पहली बार भारत में आए। या 636 में भी जब आक्रमण हुआ था तब भी ऐसा नहीं है कि पहली बार भारत में आए। अरबों का भारत के साथ में व्यापार और लेन देन काफी पुराना है, काफी पुराना। हाँ, हम लोग अगर बात करें तो बहुत पुराने समय से ही लगातार व्यापार करते रहते थे। जो तट होते थे, बंदरगाह होते थे, उन तमाम बंदरगाहों पे अरब व्यापारी आते रहते थे और भारत के साथ व्यापार होता रहता था। ठीक है, अभी देखो हुआ क्या है यहाँ पे। भारत का अरबों के साथ में जो ये संबंध है, ये संबंध पहले बहुत मधुर हुआ करता था। मधुर संबंध इसलिए हुआ करता था, अरब के लोग भारत के साथ में कभी भी बैर नहीं लेते थे। वो इसलिए नहीं लेते थे क्योंकि अरब के लोगों के पास में खेती नहीं है। खेती है उनके पास? नहीं है, सारा का सारा रेगिस्तान, और रेगिस्तान में कोई फसल नहीं उग सकती, तो उनके पास में खेती नहीं थी। अनाज कहाँ से मिलेगा? भारत से मिला करता था। तो वो भारत पे अनाज के बेसिस पे डिपेंडेंट रहा करते थे, इसलिए उनके संबंध पहले से ही अच्छे थे भारत के साथ में। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण जो था, उसने इन संबंधों को खराब किया। और 712 से ये संबंध तब तक खराब रहेंगे अभी जब तक चौहान वंश आएगा, तब तक जब तक चौहान वंश आएगा। यहां तक बात समझ आ गई? आक्रमण के लिए नए मार्ग खुल गए। ठीक, अब देखिए, ये जो है बेसिकली महमूद गजनवी का चैप्टर कल थोड़ा हमने पढ़ा था, आज भी उसको पढ़ लिया है। इन प्रभाव को और कारणों को याद रखिएगा कि ये वजह थी जिसकी वजह से भारत में दूसरा आक्रमण हुआ। अब तीसरा आक्रमण के ऊपर हम लोग चलते हैं। तीसरा आक्रमण किसका है? मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी ने भारत के ऊपर आक्रमण किया। इस कहानी को हम लोग शुरू करेंगे अप्रॉक्स 1175 एडी या ईस्वी से 1206 ईस्वी। ठीक है, 1175 से कब तक पढ़ेंगे? 1206 ईस्वी तक हम लोग इसको पढ़ेंगे। ये मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण है। जिस दौरान इसने आक्रमण किया था उस दौरान भारत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राजवंश था। नहीं? कोई बात नहीं। चलिए देखिए, मोहम्मद गौरी का भारत पर जब आक्रमण हुआ उस समय के मैप की दृष्टि इस तरीके की थी। ये विजन था मैप का। अगर आप लोग देखेंगे
मैप तो आज के तरीके से बना हुआ है, लेकिन जगह दिखाने की कोशिश की गई। ठीक है, दिल्ली के अंदर यहाँ पे चौहान वंश था। कौन था? चौहान वंश। चौहान वंश के शासक कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, सबको पता है, लिखने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे अजमेर है। ठीक, अजमेर को भी रूल कौन करता था? चौहान वंश ही करता था। तो अजमेर और दिल्ली में कंबाइंड रूल चलता था चौहान वंश का। इन्होंने अपनी राजधानी ही इब्न अजमेर को बनाया हुआ था। ठीक है, दूसरा यहाँ पे चालुक्य वंश था। कौन सी जगह है? जगह बताओ, कौन सी जगह है? महाराष्ट्र, गुजरात, पक्का? महाराष्ट्र, गोवा, गोवा का पुडुचेरी भी है, मतलब यही है। बेसिकली ये जो रीजन है चालुक्य वंश का, गुजरात और महाराष्ट्र ही, ठीक है, लेकिन मेजोरिटी जो 90% रूल था इनका कहाँ था? गुजरात। तो हम गुजरात ही मान के चले। ठीक है, तो ये चालुक्य वंश जो था, यहाँ पे भीम सेकंड, मैंने भीम वन बताया था। ठीक है, ये उसी की जनरेशन से है बेसिकली, और यहाँ पे भीम सेकंड। ठीक है, सोमनाथ मंदिर कहाँ? शासन चालुक्य का गुजरात ही तो रहेगा। भीम सेकंड भी तो वहीं से आ रहे। ठीक है, तो इनका नाम मूलराज द्वितीय भी था, भीम सेकंड। ये चालुक्य वंश गुजरात में था और चौहान वंश दिल्ली और अजमेर में था। कन्नौज जो रीजन है, कहाँ पड़ता है कन्नौज? उत्तर प्रदेश है ना। तो उत्तर प्रदेश जो है बेसिकली कन्नौज का रीजन, यहाँ पे गहरवाल वंश था, जिसके राजा कौन थे? गहरवाल वंश और जयचंद। 3 राजवंश यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इन 3 राजवंशों की ही कहानी है, जिसके बाद में भारत के अंदर ये अंतिम वो वंश है जिसके बाद यहाँ पे इस्लामिक रूल शुरू होने वाला है। ठीक है, तो इस्लामिक रूल देखो दिल्ली में ही शुरू नहीं हुआ, इन्होंने आगे चल के गुजरात को भी कंट्रोल किया और उत्तर प्रदेश को भी कंट्रोल किया। ठीक है, तो अभी थोड़ी सी हाँ लिख लो जो समझ आ रहा है। ठीक, तो अभी थोड़ी सी ये कहानी जो है, यहाँ पे अगर हम लोग चले तो ये है गौर प्रदेश, ये और ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का ही पार्ट है गौर प्रदेश, जहाँ पे गौर राजवंश की स्थापना है। गौर राजवंश था क्या? बेसिकली अभी तक गजनवी वंश जो चल रहा था, गजनी वंश जो चल रहा था, उसी गजनी वंश और गौर वंश में आपस में कुछ संघर्ष हुए। ठीक है, गजनवी वंश अफगानिस्तान का एक मूल राजवंश है। उसके बाद गौर वंश जब यहाँ पे आया तो गौर वंश कहाँ के थे? तुर्क लोग थे। फिर मैं क्या बात बता रहा हूँ? तुर्क लोगों की बात कर रहा हूँ। और जब तुर्क की बात कर रहा हूँ तो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान को आप ले सकते हो। ये सारे के सारे इसके अंदर आया करते थे। गौर प्रदेश वो प्रदेश था जब गजनवी वंश को हरा के यहाँ पे एक नए राजवंश की स्थापना की गई, उसी को नाम दे दिया गया गौर प्रदेश। ठीक है, और वो रीजन कहाँ पड़ता था? अफगानिस्तान के अंदर ही पड़ा करता था। लेकिन अगर पूछा जाए कि मोहम्मद गौरी ने जो अटैक किया था वो कौन से संप्रदाय या समुदाय से लेने देने वाला था? जैसे मोहम्मद बिन कासिम अरब था, ठीक, महमूद गजनवी तुर्क बोलेंगे, तुर्क बोलेगा, अफगानिस्तान का पार्ट है बेसिकली, तुर्क बोल सकते हैं, तुर्की भी बोल सकते हैं। और अगर क्लासिफाई करना तो सीधा बोल दिया अफगान था। ठीक है, और क्लासिफाई करना तो अफगान था। तीसरा अगर हमसे पूछा जाए मोहम्मद गौरी कौन था, तो ये तुर्क था। आगे चल के दिल्ली सल्तनत की स्थापना तुर्कों के द्वारा ही भारत में की जाएगी। ठीक है, ये वही तुर्क है जिनके द्वारा भारत में दिल्ली सल्तनत की आगे चल के स्थापना की जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे गौर प्रदेश अफगानिस्तान से एक शासक चला जिसका नाम था मोहम्मद गौरी, और वो मुल्तान तक पहुंच गया। मुल्तान को उसने अपने कंट्रोल में ले लिया। मुल्तान को बेसिकली महमूद गजनवी लूट के गया था, चला गया, कोई बात नहीं, ऐसे सुनो। महमूद गजनवी जो लूट के गया था बेसिकली मुल्तान को, वो आगे चल के जब मुल्तान का गौर की ही जमीन सीधे सीधे गौर वंश के हाथों में चली गई, तो क्या सारे के सारे वो रीजन भी उनके हाथों में नहीं चले जाएंगे जिसपे वो कंट्रोल एस्टेब्लिश किए हुए? तो क्या क्या जाएगा? सिंध उनके हाथों में चला जाएगा। सिंध चला गया, गौर के साथ में सिंध मिल गया, और सिंध के साथ में मुल्तान मिल गया। अब ये टेरिटरी किसकी हो गई? गौर राजवंश की हो गई। गौर राजवंश में कौन है? मोहम्मद गौरी।
अब मोहम्मद गौरी ने जब भारत के ऊपर आक्रमण किया, ये समय काल मैंने कब से कब बताया आपको? 1175 से लेकर 1200। ठीक है, अब इस बात को यहाँ पे लिखना शुरू कीजिए कि 1175 के अंदर फर्स्ट अटैक या प्रथम आक्रमण 1176 में होगा इनका द्वितीय आक्रमण। 1178 में होगा इनका थर्ड आक्रमण, और उसके बाद में आक्रमण तो कई सारे बीच बीच में होते रहेंगे, लेकिन कोई रिजल्ट उसका मिलेगा नहीं, क्योंकि ये अपने जीते हुए ही प्रदेशों को और कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे थे। अगला सीधा हम लोग जाएंगे 1191 के ऊपर, जब इनका ये आक्रमण किसके ऊपर होगा? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, 1175, 1176 ये दो वो आक्रमण है जिन आक्रमण में इन्होंने मुल्तान, सिंध और गौर प्रदेश को एक कर दिया था। ठीक है, 75 और 76 में क्या करा इन्होंने? इन आक्रमण के द्वारा गौर प्रदेश को, सिंध को और मुल्तान को मिला के एक साम्राज्य बना दिया। 1178 का ये थर्ड आक्रमण है। ये थर्ड आक्रमण हुआ इनका गुजरात के ऊपर। कहां पे हुआ? गौर प्रदेश में सिंध और मुल्तान मिला के इसको बना दिया इन्होंने गौर साम्राज्य। ठीक, 1176 तक गौर साम्राज्य एक बहुत शक्तिशाली केंद्रीय साम्राज्य बन चुका था। ठीक, और इसके अंदर ये तमाम पार्ट्स आते थे। 75 हो गया सक्सेसफुल, 76 हो गया सक्सेसफुल, मतलब सफल मिशन इनके हो गए 75 और 76 वाले। अब आते हैं 78 वाले में। 78 में हुआ तीसरा आक्रमण, और ये हुआ आक्रमण गुजरात के अंदर। अब गुजरात के अंदर अभी मैप में मैंने आपको दिखाया था, कौन थे? मूलराज या फिर भीम सेकंड थे। ठीक है, हाँ, ये अभी छोटा बच्चा है बेसिकली, इसकी उम्र ज्यादा नहीं। ठीक, ये छोटा बच्चा है जिसकी उम्र अभी ज्यादा नहीं है। ये संरक्षण में रूल कर रहा है अपनी माता जी के। माता जी के नाम है इनका न्यायिका देवी, या नायिका देवी भी लिखा जाता है। ये यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ लिख दे रहा हूँ। नायिका देवी कौन है? भीम सेकंड की माता जी। भीम सेकंड की माता जी का नाम है नायिका देवी। इनके संरक्षण में भीम सेकंड यहाँ पे रूल कर रहा है। अब भीम सेकंड के रूल के दौरान मोहम्मद गौरी ने सोचा कि ये राज्य तो अभी बहुत कमजोर है, एक बच्चा रूल कर रहा है यहाँ पर, इस पे अटैक करके इसको भी अपने राज्य में मिला दिया जाए। अब देखिए, दोनों में आप डिफरेंस समझना। मैं यहाँ बार बार बात जो कर रहा हूँ राज्य में मिलाने की बात कर रहा हूँ, और मैं गजनवी की जब भी बात कर रहा था तो लूटने की बात कर रहा था। दोनों में फर्क पता चल रहा है आपको? एक का काम था सिर्फ और सिर्फ लूट के यहाँ से चले जाना, दूसरे का काम है साम्राज्य का विस्तार करना। ये वो प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत है जो भारत के अंदर शुरू हुआ, साम्राज्यवाद का सिद्धांत, या फिर प्रिंसिपल ऑफ इंपीरियलिज्म हम इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ इंपीरियलिज्म या साम्राज्यवाद का सिद्धांत। इससे पहले साम्राज्य के सिद्धांत को या साम्राज्यवाद के सिद्धांत को किसी ने भारत में अप्लाई नहीं किया था। ठीक है, भारत के ही अंदर लोग क्या करते थे? अपने अपने साम्राज्य को बढ़ाते रहते थे। वो साम्राज्यवाद बेसिकली प्रांतों का था, ये साम्राज्यवाद देशों का है। ठीक है, देशों का कैसे? जैसे हिटलर जब जर्मनी के अंदर था तो हिटलर ने जर्मनी से इटली को भी अपने यहाँ मिलाने की कोशिश करी। ठीक है, वो ब्रिटेन तक पहुंच गया, बोले इसे भी नहीं छोड़ूंगा, इसको भी मिला लूंगा। ये साम्राज्यवाद क्या होता है? ये साम्राज्यवाद होता है जब दूसरे देशों को अपने देशों में मिलाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, इसको कुछ लोग नाम देते हैं, इंग्लिश में एक शब्द है रोमांटिसिज्म। ठीक है, रोमांटिसिज्म इसको वर्ड दिया जाता है, जिसका ठीक मतलब होता है देशभक्ति। ठीक है, तुम लोग गलत मत समझना, दूसरा मतलब नहीं होता है। ठीक है, रोमांटिसिज्म एक इंग्लिश प्रोवर्ब है जिसका मतलब क्या होता है? देशभक्ति या नेशनलिज्म का आइडिया। तो ये नेशनलिज्म का आइडिया लोग उस समय इस बात को कह के जस्टिफाई करते थे कि हम अपने देश के अंदर दूसरे देश को जब मिला लेंगे तो हम अपनी आर्थिकी मजबूत कर लेंगे, और आर्थिकी मजबूत करना हमारे लिए देशभक्ति का काम। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है मोहम्मद गौरी? इसके लिए ये रोमांटिसिज्म है। क्या है?
ये रोमांटिसिज्म है या इसके लिए ये देशभक्ति है जब ये साम्राज्यवाद की नीति को बढ़ावा दे रहा है। अगर आपसे ये क्वेश्चन ही पूछा जाए कि महमूद गजनवी के काल में और मोहम्मद गौरी के काल में एक बेसिक डिफरेंस क्या था, वो था साम्राज्यवाद की नीति। ठीक है, साम्राज्यवाद की नीति आगे चलते जब आप पढ़ोगे तो दूसरी नीति सीधी अब अंग्रेजों के टाइम में पढ़ोगे, इससे पहले आप साम्राज्यवाद की नीति नहीं पढ़ोगे, क्योंकि वो साम्राज्यवाद की नीति किसी देश को मिलाने के लिए नहीं की जाएगी। ये पूरा भारत ही अपने में ले जाना चाह रहा था, इसलिए ये भारत के अंदर एंटर किया। ठीक है, अब इसने सोचा छोटा सा बच्चा है 1178 में, इसको हरा के गुजरात को भी अपने पार्ट में मिला दिया जाए। लेकिन जब इसने यहाँ पे अटैक किया, वो छोटा सा बच्चा सिर्फ देखने में था। ठीक है, इसका अटैक इसके ऊपर भारी पड़ गया उल्टा। नायका देवी के संरक्षण में भीम सेकंड की पूरी लीडरशिप के अंदर उनकी सेना ने उल्टा मोहम्मद गौरी को यहाँ से खदेड़ दिया और खदेड़ के वापस ये जो मुल्तान सिंध तक पहुंचे थे, ये उनसे भी पीछे पहुंच गए गौर तक। कहां तक भगा के ले गया वो? गौर साम्राज्य तक वापस भगा के ले गया। मतलब यहाँ पे ये है कि मुल्तान और सिंध भी छोड़ना पड़ गया यहाँ पे किसको? मोहम्मद गौरी को। तभी मैंने बोला अब 1178 से 91 तक अब ये क्या कर रहे हैं, जो छूटा है उसी को समेट लो पहले। तो ये 1178 से 91 तक सिर्फ यही कोशिश करता रहा कि वापस से मुल्तान मुझे मिल जाए, वापस से सिंध मुझे मिल जाए, इस तरीके के रीजन को ये कैप्चर करने की कोशिश करता रहा। ठीक है, बात आई अब 1191 की। ठीक, अब 1191 में लड़ाई आ जाती है तराइन की। लेकिन तराइन की लड़ाई से पहले की कहानी इंटरेस्टिंग है, उसको सुन लीजिए। तराइन की लड़ाई से पहले होता क्या है कि पृथ्वीराज चौहान भारत के शासक हैं, उनको पूरे भारत का केंद्रीय शासक मान लिया गया था। पूरे भारत का केंद्रीय शासक मान लिया गया था, क्योंकि लोगों को झलक उनके अंदर अशोका की दिखती थी, चंद्रगुप्त मौर्य की दिखा करती थी। ये वो अंतिम शासक थे जिन्होंने भारत के ऊपर शक्तिशाली रूप में रूल किया था। उसके बाद में कोई ऐसा शासक अभी तक हमें देखने को नहीं मिला। तो जब पृथ्वीराज चौहान ने अपना राजवंश खड़ा किया, दिल्ली के और अजमेर के रीजन को अपना बेसिक एम्पायर बनाया, उस समय में यहाँ पे केंद्रीकृत शक्तियां मजबूत हो चुकी थी। उसी केंद्रीकृत शक्तियां को यहाँ पे तोड़ने की कोशिश मोहम्मद गौरी काफी समय से कर रहा था। उसको ये बात तो पता थी कि अगर वो दिल्ली पहुंच गया तो वो शायद पूरे भारत पे कंट्रोल कर सकता है। देखो एक फॉर्मूला है, यहाँ से आप समझ लेना कि दिल्ली सल्तनत से लेके अंग्रेजों के काल तक जिसने दिल्ली के ऊपर रूल किया उसने पूरे भारत पे रूल किया। ठीक है, तो जिसने दिल्ली को जीत लिया वो व्यक्ति पूरे भारत को जीत लेता था। ये यहाँ पे फॉर्मूला बन चुका है। तो 1191 की बात आई, मोहम्मद गौरी बहुत समय से इसी उम्मीद से बैठा हुआ था कि किसी भी तरीके से भारत के राज्यों के ऊपर आक्रमण करने का मौका मिले और मैं भारत के राज्यों को जीतूं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हुई, पृथ्वीराज चौहान का आपसी मतभेद था थोड़ा सा जयचंद के साथ। किसके साथ में? जयचंद। कौन है जयचंद? कन्नौज के राजा हैं, और कन्नौज का राजा इनको बनाने वाला कौन है? पृथ्वीराज ही है। पृथ्वीराज चौहान ने इनको कन्नौज का राजा बनाया। लेकिन क्या हुआ, आपसी मतभेद, इनके कुछ पारिवारिक मतभेद हुए और कुछ सत्ता के लिए भी मतभेद हुए। जयचंद हमेशा चाहता था कि पृथ्वीराज चौहान की गद्दी के ऊपर वो बैठेगा। क्या चाहता था? कि पृथ्वीराज चौहान की गद्दी के ऊपर जयचंद खुद स्वयं को बैठाना चाहता था। लेकिन जयचंद की इस कोशिश को लगातार पृथ्वीराज चौहान इग्नोर करते रहे। एक होता है रोकते रहे, लड़ते रहे और उसको भगाते रहे, एक होता है इग्नोर करते रहे। यहाँ इन्होंने इग्नोर करके गलती की। इग्नोर करते रहे इस चीज को लगातार पृथ्वीराज चौहान की छोड़ो चलो जाने, पारिवारिक मसला है, इसमें ज्यादा उनको मुझे पनिशमेंट देने की जरूरत नहीं। लेकिन ये बात भारी उनको तब पड़ गई जब 1191 के अंदर जयचंद ने एक फोन घुमाया और सीधा कहाँ पहुंचाया? मोहम्मद गौरी के पास। ठीक है, फोन की खोज नहीं हुई थी उस समय, ये मत। तो जब इन्होंने यहाँ पे जब इनको फोन घुमाया, फोन घुमा के कॉल करके बुला लिया मोहम्मद गौरी को, बुलाने के पीछे का कारण क्या था? इन्होंने उनके साथ में ये डील करी कि भाई देखो हमारे यहाँ दिल्ली के अंदर पृथ्वीराज चौहान है, उस सत्ता को मैं चाहता हूँ। जयचंद ने क्या बोला? वो सत्ता मैं चाहता हूँ। मोहम्मद गौरी बोले इतनी सी बात, मैं अभी आता हूँ, लूट के चला जाता हूँ और लूट लाट के उसके बाद में सत्ता तुम ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। जयचंद को भी ये लगा अभी तक जितने भी आक्रमणकारी आए हैं भारत के अंदर, चाहे कासिम हो चाहे गजनवी हो, सब लूटते हैं और लूट के वापस चले जाते हैं। तो जयचंद ने क्या करा? यहाँ पे इनवाइट कर दिया मोहम्मद गौरी को, और ये इतिहास की सबसे बड़ी भूल।
जिसने भारत के अंदर इस पूरी सत्ता को स्थापित कर दिया। अब 1191 में जब इन्होंने इनवाइट किया जयचंद ने बोला मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मेरा नाम सामने नहीं आना चाहिए, मैंने तुम्हें इनवाइट किया है, तुम आओ, पृथ्वीराज चौहान की सेना भी कमजोर है, उसके ऊपर अटैक करो और अटैक करके दिल्ली को लूट के चले जाओ। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के ऊपर अटैक करने कौन चला आया? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने मान ली जयचंद की बात, बोले घर का ही बेदी लंका ढा रहा है तो मेरे को क्या प्रॉब्लम, चलो ढाते हैं लंका जाकर। तो बोले ठीक है। अब हुआ क्या, जब यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान के ऊपर अटैक किया मोहम्मद गौरी ने, वो युद्ध कहलाता है प्रथम तराइन युद्ध। क्या कहलाता है? प्रथम तराइन। तो ये पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी होता है और इसी को हम लोग कहते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। ठीक है, तराइन की प्रथम लड़ाई इसको बोला जाता है। तो जब ये लड़ाई स्टार्ट हुई तो यहाँ पे मोहम्मद गौरी हैरान रह गया इस बात को देख के कि पृथ्वीराज चौहान के पास अभी भी वो सेना और वो घुड़सवार है जो मैं किसी भी तरीके से इनका मुकाबला नहीं कर सकता। मोहम्मद गौरी यहाँ पे परास्त होता है और पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे विजयी होते हैं और विजयी होने के बाद में यहाँ से मोहम्मद गौरी वापस फिर उल्टा भाग जाता है। अब वो वहां से फोन घुमाएगा किसको? जयचंद को। और जयचंद को क्या बोलेगा? आपत्तिजनक भाषा, ठीक है, उसका प्रयोग करेगा। ठीक है, और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करके उसने हड़काया जयचंद को तगड़े से। बोले तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, मेरे सत्ता का लॉस करवा दिया, मेरी आर्थिक स्थिति और कमजोर हो गई, पृथ्वीराज चौहान ने तो मुझे कहीं टिकने नहीं दिया, मैं वहां से भागता ना तो शायद मैं ही मारा जाता। ठीक है, ये सारी की सारी बातें जयचंद ने फिर नोटिस की। बोले लग रहा हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो, मैं फिर से चेक करता हूँ एक बार। अब क्या हुआ, 1192 आ गया। ठीक, 1191। ठीक, 1192 आया। अगेन यहाँ पे फिर कौन है? पृथ्वीराज है वर्सेस कौन आ जाएगा? गौरी। अब यहाँ पे जयचंद ने क्या बोला? जयचंद ने सेकंड इनविटेशन दिया। एक बार में नहीं आ रहे, दूसरी बार में आएंगे। सेकंड इनविटेशन दिया किसको? फिर से मोहम्मद गौरी को, और बोला कि इस बार मैं खुल के तुम्हारे साथ में खड़ा हूं। क्या बोला? इस बार मैं खुल के अपनी सेना लेकर तुम्हारे साथ में खड़ा हूं और इस बार हम लोग मिलके इसको रहेंगे, पृथ्वीराज चौहान को रहेंगे। ये सेकंड बैटल ऑफ तराइन के फॉर्म में जाना जाता है, या हम लोग इसको द्वितीय तराइन युद्ध बोलते हैं। ठीक है, द्वितीय तराइन युद्ध बोलते हैं। इस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान का जब सामना हुआ, जयचंद की सेना भी उनके सामने खड़ी है और साथ में कौन खड़ा है? मोहम्मद गौरी भी खड़ा। ठीक है, अब जयचंद को पता था कि कमान या तीर कहाँ पे मारना है। ये बात जब वो सेना में खड़ा हुआ है उस समय, तो उसे पता है कौन सी कमजोर नस है और कहाँ पे अटैक करना है। ठीक, तो जब वो सेना लेके अपने आगे बढ़े तो यहाँ पे मोहम्मद गौरी ने यहाँ पे एक पद्धति का यूज किया। उस पद्धति को त्रिकोणीय पद्धति के नाम से भी जाना जाता है, या फिर आगे अगर आप उसको थोड़ा सा और पढ़ोगे, बाबर ने भी उसको आगे चल के यूज किया। ठीक है, इसको तुगलमा तकनीक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये वो तकनीक थी, इस तकनीक के अंदर सेना तीन तरफ से आती थी। कैसे आती थी? तीन तरफ से। बेसिकली आप देखोगे एक सेना ये खड़ी हुई है, एक सेना ये खड़ी हुई और ये आपस में आमने सामने से लड़ रहे। यही तो होता है, युद्ध में यही होता आता था, अभी यही रूल था इसका। ठीक है, अब अगर मैंने ये मान लिया ये गौरी की सेना है और ये पृथ्वीराज की सेना है, तो पृथ्वीराज की सेना तो ऐसे ही जा रही इसी तरीके से, लेकिन गौरी की सेना इस तरीके से आना शुरू कर। इसको क्या बोला जाता है? तुगलमा टेक्निक भी बोला जाता है, या फिर त्रिकोणीय पद्धति युद्ध की बोली जाती है। तीन तरफ से अटैक करना शुरू कर दिया इन्होंने, किसके ऊपर? पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। तीन तरफ से अटैक पता है क्यों कर पाए? क्योंकि एक तरफ का अटैक पूरा जयचंद के हाथों में था, मजबूत था, सेना बड़ी थी, इस वजह से अटैक कर पाए। पहली बार में इतनी बड़ी सेना नहीं मिल पाई थी, भारतीय सेना इनके साथ थी नहीं, अब भारतीय सेना भी इनके साथ चली है। तो जयचंद ने इनका साथ देके यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया द्वितीय वॉर के अंदर, और तराइन की सेकंड युद्ध में 1192 में विजय किसकी हो जाती है? गौरी की हो जाती है। और ये विजय गौरी से ज्यादा किसकी कहलाएगी? त्रिकोणीय पद्धति।
तुगलुमा। तीन तरफ से जब भी अटैक किया जाता है तो वो तुगलुमा पद्धति का एक सिद्धांत होता है, ठीक है। ठीक है, अब त्रिकोणीय अटैक जब इनके ऊपर होना शुरू हुए, तीन तरफ से अटैक होना शुरू हुए, इस वॉर में ये हार गए। हारने के बाद में पृथ्वीराज चौहान की कई इतिहासकारों ने हत्या हो गई ये भी लिखा है, कई इतिहासकारों ने बोला जीवित बच गए थे। 1206 में मोहम्मद गौरी को मार के फिर वो मरे हैं, ऐसे इतिहासकारों ने तमाम तरीके के सिद्धांत दिए। लेकिन अगर हम लोग जाएं फैक्चुअल चीजों पर, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, है ना, एनसीईआरटी फैक्चुअल बातें करते हैं, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1192 के अंदर ही इस युद्ध के बाद में गंभीर रूप से पृथ्वीराज चौहान घायल हो गए और घायल होने के पश्चात उनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा एनसीईआरटी की किताबों में लिखा हुआ। ठीक है, तो हम लोग उसी सिद्धांत के साथ जाएंगे। लेकिन आगे इतिहासकारों ने और भी बातें की हैं कि 1206 में मोहम्मद गौरी की हत्या की जाती है और मोहम्मद गौरी की हत्या में हाथ किसका रहता है? पृथ्वीराज चौहान का रहता है, ऐसा बोला गया। लेकिन अभी हम किस फैक्ट को मान के चलेंगे? यहाँ 1192 में पृथ्वीराज चौहान की स्टोरी एंड हो चुकी है। ठीक है, अब पृथ्वीराज चौहान के बाद ये सत्ता किसके हाथ में आनी चाहिए? जयचंद के हाथ में आनी चाहिए। जयचंद ने ही तो बोला था, इन्वाइट किया था, आप मेरे आओ, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे इस तरीके से रूल को एस्टैब्लिश करेंगे। अब जयचंद ने क्या करा, बोले कि अब तो सत्ता मेरे हाथों में है, तो चलो एक ट्रीट दे देते हैं, किसको? मोहम्मद गौरी, फाइनल ट्रीट दे देते हैं, नाश्ता पानी को बुला लेते हैं, चाय पे बुला लेते हैं, चाय पे चर्चाएं हो जाएंगी थोड़ी। चाय पे चर्चा असल में षड्यंत्र के लिए की जाती है। षड्यंत्र हो चुका, षड्यंत्र हो चुका, वॉर हो चुका, लड़ाइयाँ हो चुकी, सब खत्म हो चुका। ये आप देखना, हमेशा भारत के अंदर जब भी चाय आई, चाय कौन लाए? अंग्रेज लाए। और अंग्रेजों ने जब चाय लेके आई तो वो चाय ही उनका विनाश का कारण बन गई। क्यों बन गई? क्योंकि उसी चाय पे मजदूर लोग क्या करते थे? चर्चाएं करते थे, उन्हीं अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, तो वही मजदूर लोग चर्चाएं करा करते थे। तो ये चर्चाओं ने ही अंग्रेजों के पूरे शासन को खत्म कर दिया। तो चाय की चर्चा बड़ी खतरनाक चीज है, तो इसमें ज्यादा योगदान अपना ठीक है। परिस्थितियां बदल जाती हैं चाय पे चर्चा होने से, ये होता है। तो यहाँ पे चाय पे चर्चा नहीं, चाय की तो खोज भी नहीं हुई। हम लोग बात करेंगे डिनर की, है ना। डिनर पे बुलाया हो, तो जब डिनर पे बुलाया जयचंद ने किसको? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी को जब डिनर पे या खाने पे बुलाया गया तो मोहम्मद गौरी सामने आके बैठे जयचंद के, और जयचंद मोहम्मद गौरी साथ में खाना खा रहे हैं बैठ के। चर्चा क्या हो रही है कि अब कल से भाई मेरा कोरोनेशन हो जाए, मेरा राज्याभिषेक हो जाना चाहिए, और राज्याभिषेक होके आपको बताओ कितनी संपत्ति चाहिए, कितना परसेंटेज हमसे लेके जाओगे, पूछ रहे हैं जयचंद। तो जयचंद से मोहम्मद गौरी ने बोला कौन सी संपत्ति, किस संपत्ति की बात कर रहे हैं आप, ये बताइए, आपको मैं कितना देके छोड़ दूं? ठीक, तो जयचंद ने बोला कितना देके छोड़ दूं, मतलब बोले इसका मतलब ये है कि आपने मेरी नीतियां, अगर थोड़ा इतिहास पढ़ते तो आपको पता होता कि मेरी नीतियां अभी तक 1175 से क्या रही है। मैंने नीति किसकी अपनाई है? साम्राज्यवाद की नीति अपनाई है, और साम्राज्यवाद की नीति के लिए साम दाम दंड भेद सब अपनाएंगे हम। ठीक है, और उसके तहत आपने मेरा साथ दिया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि दिल्ली की सत्ता आपने मेरे हवाले कर दी। अब आप ये बताइए कि आपको कितना चाहिए और मैं आपको यहाँ से जाने दूँ। ठीक, तो दिल्ली की सत्ता को यहाँ से सीधा किसके हाथों में जाना था? जयचंद के। अब ये सत्ता किसके हाथों में चली गई? मोहम्मद गौरी के हाथों में चली गई। हुआ क्या एक्चुअल में, जयचंद को ये कंफ्यूजन था कि मोहम्मद गौरी यहाँ पे आएगा, लूट के चला जाएगा, लेकिन मोहम्मद गौरी तो हमेशा से साम्राज्यवाद की नीति को फॉलो कर रहा था। अगर ये थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट पता होता जयचंद को, तो जयचंद शायद इनवाइट ही ना करता, जयचंद इनवाइट ही ना करता। तो क्या हुआ यहाँ पे, जयचंद ने बोला ये बहुत गलत बात है, आपने मेरे साथ धोखा किया और इस धोखे का परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। जयचंद ने इस बात को लेकर जब धमकाया मोहम्मद गौरी को, मोहम्मद गौरी ने बोला कि जब मैंने एक विशाल इतने बड़े अंपायर को हरा दिया, चौहान वंश, तो तुम क्या, तुम भी आ जाओ, तुम्हें भी देख लेंगे वॉर के अंदर। तो जयचंद ने यहाँ पे घोषणा कर दी वॉर, और वो वॉर अब कब होगा? 1194 में।
कौन सा युद्ध है? चंदावर का युद्ध। चंदावर की लड़ाई बोला जाता है, 1194 ईस्वी में हुई। अब इस लड़ाई को ऑटोमेटिक किस किस के बीच में होगा पता है आपको? जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में। अब खुद लॉजिक लगा लो कि पृथ्वीराज चौहान जैसी विशाल सेना को जब मोहम्मद गौरी हरा सकता है तो जयचंद तो एक छोटे से प्रांत के शासक है, ठीक है। तो जयचंद ने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी यहाँ से मारी और उसके बाद में चंदावर के युद्ध में जयचंद को इससे भी हाथ धोना पड़ा, ठीक है। अब ये जो इनके हाथ में कन्नौज की सत्ता थी वो भी चली गई और कई फैक्ट और इतिहासकारों के अनुसार जयचंद भी यहाँ पे मारे गए, ठीक है। तो 1194 में इनका भी चैप्टर यहाँ पे क्लोज हो गया। अब भारत के ऊपर कोई शक्तिशाली शासक इस समय नहीं है। तो क्या हुआ यहाँ पे मोहम्मद गौरी जब अटैक करने आया था तो मोहम्मद गौरी के साथ में 2 लोग आए थे। यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ, एक का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, एक का नाम है बख्तियार खिलजी। ये कौन है? मोहम्मद गौरी के साथ आए हुए उसके गुलाम हैं। ये 2 गुलाम हैं जो मोहम्मद गौरी के साथ में आए थे। गुलाम या स्लेव की परिभाषा मैं आपको बता दूं। गुलाम या स्लेव उस समय में वो लोग हुआ करते थे जो किसी शासक के द्वारा खरीदे जाते थे। पहले क्या होता था, गुलाम प्रथा चला करती थी। भारत में अंग्रेजों ने आगे एक अच्छा काम किया था कि भारत से स्लेव प्रथा या गुलाम प्रथा को समाप्त कर दिया था। तो ये गुलाम प्रथा अंग्रेजों के समय तक चली। शासक क्या करते थे, किसी भी एक व्यक्ति को खरीद लिया करते थे जो उसे मजबूत लगा करता था या योद्धा टाइप का लगा करता था और उसको अपनी आर्मी में रख लिया करते थे। यही 2 लोगों को लेके ये यहाँ पे आया था। कौन? मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक को और बख्तियार खिलजी। अब इसने अपने साम्राज्य को विस्तारित कर दिया। विस्तारित करने के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक को बोल दिया कि उत्तर भारत का जो भी भाग हमारे कंट्रोल में आया उस सबको कौन देखेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक देखेगा। उत्तर भारत का जितना भाग आया कौन देखेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक देखेगा। बख्तियार खिलजी जो भाग देखेगा वो देखेगा पूर्व का, ठीक। मतलब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये तमाम रीजन का भाग किसको दे दिया? बख्तियार खिलजी को दे दिया। अब जब बख्तियार खिलजी को ये मिला तो उसने 1194 से लेकर कब तक? 1206 तक, इस पूरे काल के दौरान एक पूरी की पूरी सीधी लाइन खींच दी भारत के मैप पर। ये देखो ये मैप है। इस मैप में बख्तियार खिलजी ने एक सीधी लाइन खींच दी। सीधी लाइन खींचने का मतलब उसने गुजरात से शुरू किया और गुजरात से जीतता जीतता कहां पहुंच गया? बंगाल तक। इसने बीच के किसी रीजन को नहीं छोड़ा। जो बीच में आता जा रहा था या तो उसे डिस्ट्रॉय कर देता था या तो उसको अपने कंट्रोल में ले लेता था। विक्रमशिला या नालंदा को यहाँ पे अटैक किया इसने, उसमें आग लगा दी और आग लगाने के बाद बोला जाता है कई हफ्तों तक उसके अंदर आग लगी रही और उसके अंदर इतनी किताबें और भारत का जो इतिहास था, इवन कई सारे धार्मिक ग्रंथ थे, उसके अंदर जल के भस्म हो गए, खत्म हो गए। ये वो जगह है जहाँ पे चाणक्य जैसे व्यक्ति ने भी अपनी किताबें रखी हुई थी। वो सभी कई किताबें यहाँ पे जल के तबाह बर्बाद हो गए। तो बख्तियार खिलजी ने ये लाइन जो खींची थी, इस लाइन से भारत का बहुत नुकसान हुआ। मतलब अगर हम लोग बात करें तो हमारे बहुत सारे ऐसे अभिलेख खत्म हो गए जिन अभिलेख या प्रूफ के सिद्धांत के हिसाब से हमने अपने इतिहास में बहुत तरीके की बातें की, वो सिद्धांत यहाँ पे या अभिलेख के प्रूफ खत्म हो चुके। तो बख्तियार खिलजी ने जब यहाँ पे रूल करना शुरू किया, इसको ये रीजन मिल गया, कुतुबुद्दीन ऐबक को उत्तर भारत मिल गया। अभी रीजन मिले हुए, रूल को स्टैब्लिश नहीं हुआ। जैसे क्या होता था, किसी को भी कोई गवर्नर अपॉइंट करके चला जाता था, राजदूतों को अपॉइंट कर दिया उन्होंने। 1206 तक ये बात चलती रही। कब तक? 1206 तक। 1206 में मोहम्मद गौरी बूढ़ा हो चुका है। मोहम्मद गौरी काफी बूढ़ा हो गया। उसने सोचा कि मैं अपने गौर प्रदेश के अंदर ही अपना जीवन, अंतिम जीवन जीना चाहता हूँ। 1206 में जब ये वापस जा रहा था यहाँ से, तो हमारे एक जनजाति पाई जाती है, खोखर जनजाति। कौन सी? खोखर जनजाति। खोखर जनजाति के कुछ लोगों ने इसको घेर के वहां पे मार दिया। ऐसा
लिखा हुआ है इतिहास में साफ साफ। तभी मैंने बोला पृथ्वीराज चौहान की कहानी जो है वो यहाँ पे थोड़ी बहुत अलग तरीके से कुछ इतिहासकारों ने बताई है। फैक्चुअल चीज क्या लिखी हुई है, खोखर जनजाति के लोगों ने पृथ्वीराज चौहान की जगह इसको मारा था, मोहम्मद गौरी को मारा था। तो 1206 में इनकी हत्या हो गई। 1206 में हत्या के बाद में अब ये जो साम्राज्य है पूरे भारत का, इस भारत के साम्राज्य को कौन देखेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। ठीक है, एक व्यक्ति और आया था इनके साथ में, तीसरा व्यक्ति, उसका कोई नाम बताएगा? कुबाचा। वेरी गुड, कुबाचा, ये है कुबाचा, तीसरा व्यक्ति। कुबाचा भी इसका एक गुलाम था। अब ये 3 गुलामों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई, संघर्ष, कि मोहम्मद गौरी सत्ता हमको देके गया है, इन सत्ता को हम लोग अपने हाथों में रखेंगे। तो ये तीनों लोग आपस में एक दूसरे की सत्ताएं छीन रहे हैं। ठीक है, मोहम्मद गौरी की सत्ता इन 3 लोगों में बढ़ गई। देखो, उत्तर भारत किसको गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। पूरब का एरिया किसको गया? बख्तियार खिलजी को। कुबाचा के हाथ में लगा पश्चिम का इलाका। कौन सा? पश्चिम का, जैसे अफगानिस्तान, मुल्तान, सिंध, पंजाब, ये तमाम रीजन किसके हाथ में लगा था? कुबाचा के हाथ में। हाँ, 3 लोग। अब इन तीनों के बीच में आपसी संघर्ष हुआ। आपसी संघर्ष के बाद में उत्तर भारत के ऊपर जिसका रूल स्टैब्लिश हुआ, या बोला जाता है कि जो अपने रूल को बचाने में सक्षम हुआ, वो व्यक्ति कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। अब ये कहानी शुरू होती है 1206 से। ठीक है, हाँ, अब ये कहानी कहाँ से शुरू होती है? 1206। और 1206 वो समय है जिस समय में भारत के अंदर अब एक नए वंश की स्थापना होने वाली है। अभी तक देखो कोई वंश ऐसा राजवंश नहीं है जिस वंश को पूरे भारत का रूलर समझा जाए, ऐसा कोई राजवंश नहीं है। यहाँ 1206 में इस पूरी कहानी के बाद में मैंने आपको 3 अलग अलग आक्रमणकारी बता दिए, और ये तीनों आक्रमणकारी अलग अलग तरीके के रोल निभाते हैं भारतीय इतिहास के अंदर। एक आक्रमणकारी सबसे इम्पोर्टेंट मोहम्मद गौरी क्यों है? क्योंकि इसी की वजह से भारत के अंदर एक नए राजवंश की स्थापना हो जाती है। अब वो नया राजवंश, हेडिंग डाल लीजिए अपनी कॉपी के अंदर, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत। बताइए, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? कोई दिक्कत, परेशानी, दुविधा, आपत्ति कुछ है? मोहम्मद बिन कासिम से लेकर मोहम्मद गौरी तक ये तीनों जो हम लोगों ने शासक पढ़े, इन तीनों शासक से अंतिम हम लोग कहाँ पहुंच चुके हैं? एक राजवंश की सत्ता के ऊपर पहुंच चुके हैं, जो सत्ता हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अभी तक जो लोग ये आए, इनके सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक इतिहास की बातें हम लोग ने की। कौन सी बातें की? राजनीतिक इतिहास या पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या है सबकी। अब आने वाले शासकों के बारे में हमको राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक और साथ ही साथ में सामाजिक स्थितियां भी पढ़नी है। सारे शासकों के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट होगा उस सब के बारे में एक लिस्ट बना के हम लोग हर तरीके की चीजें उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल दिया आप लोग ने, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जो है बेसिकली वो कोई एक शासन या फिर एक सत्ता की सल्तनत नहीं। इस पूरी सत्ता के अंदर टोटल 5 राजवंश आए। कितने राजवंश? 5 राजवंश आए, जिसके अंदर सबसे पहला राजवंश जो आया वो था गुलाम वंश। गुलाम वंश, इसको गुलाम वंश भी कहा जाता है, ममलूक वंश भी कहा जाता है। ठीक, या अंग्रेजी में इसको स्लेव डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। गुलाम वंश, ममलूक वंश या फिर स्लेव डायनेस्टी के नाम से हम लोग इसको जानते हैं।
शासनकाल लिखिए 1206 से लेकर 1290 ईस्वी। 1206 से लेकर 1290 ईस्वी। अब इसके अंदर हम लोग को स्थापत्य कला भी पढ़नी है, कई सारे कंस्ट्रक्शन भी होंगे यहाँ पे, मॉन्यूमेंट्स स्मारक भी बनेंगे, उन स्मारकों के बारे में भी हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो स्मारक भी यहाँ देखने को मिलेगा, उसके बाद हम भी पढ़ेंगे। गुलाम वंश के बाद में दूसरा वंश है खिलजी वंश। इसका समय काल होगा 1290 से लेकर 1320 ईस्वी। 1290 से लेकर 1320 ईस्वी। ये 3 शासकों का राजवंश है, बेसिकली 3 शासक इसमें हुए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन हुआ? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का बेसिक इतिहास हमको पढ़ना है, उसी के बारे में पढ़ना है। अभी मैंने आपको एक बख्तियार खिलजी भी बताया था, क्या इस राजवंश से लेना देना है उसका? कुछ बिल्कुल नहीं लेना देना है। ये मत सोचना कि उसी से लेने देने वाला वंश खिलजी वंश है, ये एकदम अलग वंश है। ठीक, तीसरा वंश लिखिए यहाँ पे, तुगलक वंश। तुगलक वंश का समय काल 1320 से 1414 ईस्वी। तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ये वो तुगलकी वंश के राजा हैं जिनका काफी कंट्रोवर्शियल शासनकाल रहा। कई सारे इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट भी किए और बहुत सारा इन्होंने गधापन भी किया। ठीक है, तो हर एक चीज को हमें पढ़ना है, दोनों तरीके की चीजें पढ़नी है। ठीक है, तुगलकी फरमान जो सुनते हैं ना आप लोग, वो यहीं से आया है। तो वो तुगलकी फरमान क्या है, कैसे, जब हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा। उसके बाद में आया सैयद वंश। सैयद वंश का कार्यकाल है 1414 से 1451। 1414 ईस्वी से 1451। यहाँ पे बात करेंगे हम लोग खिज्र खान की, बेसिकली। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है, और वही संस्थापक वगैरह उन्हीं की बात यहाँ पे करनी है। बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी तक आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे गए, यूपीएससी में भी और टीसीएस में भी बहुत पूछ लिया गया। तो मैथ्स का फॉलोइंग में आ गया है सैयद वंश के संस्थापक कौन है, सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछ लिया गया, ना इनकी नीतियां पूछी गई है, ना किसी तरीके का ऐसा क्वेश्चन पूछा। उसके बाद में भी हम ये वंश पढ़ेंगे, छोड़ना नहीं है, शायद कभी ना पूछा गया हो तो आप कुछ पता है। ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। उसके बाद में लास्ट वंश कौन सा है? लोधी वंश। लोधी वंश कब से कब तक? 1451 से 1526 ईस्वी। 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक है लोधी वंश। ये दिल्ली सल्तनत के प्रमुख 5 राजवंश हैं। चलिए, दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम वंश है, ममलूक वंश है, गुलाम वंश इसका नाम क्यों पड़ा आप लोग जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुलामों का काल रहा। जैसे मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पे शासन किया, इसी तरीके से एक और गुलाम है इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश भी मोहम्मद गौरी का ही गुलाम था। ठीक है, और आगे चलिए कुतुबुद्दीन के भी संरक्षण में रहा, तो वो भी क्या है, गुलाम है, वो भी गुलाम रहा, उसकी बात करेंगे आगे। इसी में आप बलबन का नाम सुनेंगे, बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। तो इस वजह से ये पूरे के पूरे राजवंश को क्या बोला जाता है? गुलाम वंशी बोला जाता है। फिर रजिया सुल्तान भी इसमें पढ़ेंगे आप। रजिया सुल्तान है तो किसी की गुलाम नहीं, लेकिन एक्चुअल में गुलाम के साथ की पूरी स्टोरी है उनकी, इस वजह से गुलाम की स्टोरी भी यहाँ पे आएगी वो पूरी, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो उसके बाद में है खिलजी वंश, या ये ममलूक वंश इसको क्यों कहा जाता है, कोई बताएगा? ममलूक वंश इसको क्यों कहा जाता है? वहां की ट्राइब थी, वेरी गुड, ममलूक ट्राइब थी, वहां की जनजाति थी, इस वजह से तुर्कों की एक जनजाति है ममलूक, उन्हीं के द्वारा इसको शुरू किया गया, तो इसको क्या बोला जाता है, इसलिए ममलूक वंश भी बोला जाता है। ठीक है,
तो गुलाम वंश के बारे में मैंने आपको एक स्टार्ट बताया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी शुरुआत करी 1206 से लेकर 1210 तक। अभी हम इसको कल के क्लास में थोड़ा और तोड़ेंगे, बाइफरकेट करेंगे रूलर्स के नाम, ठीक है। तो जब इसकी स्टार्ट हुई तो कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे शासन करने आए। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब यहाँ शासन शुरू किया तो 1206 से लेकर 1210 तक उनका शासन काल। इस 1206 से 10 के शासन काल के बीच में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी खुद को शासक घोषित नहीं किया, कभी भी नहीं किया। हम लोग उनका नाम इसलिए आगे रखते हैं क्योंकि उन्हीं के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। वो हमेशा लाहौर में ही रहे, उसी को अपनी राजधानी बनाए रहे और वहीं से दिल्ली के ऊपर कंट्रोल स्टैब्लिश करते रहे, ठीक है। तो वो राजधानी उनकी जरूर बनी रही, लेकिन उनका रहना सहना कहाँ था, वो सब लाहौर में था। अब दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं, लाहौर का शासक कैसे दिल्ली सल्तनत का हो सकता है, इसलिए ये बात लॉजिकल नहीं। हम लोग आगे चल के जब पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में आराम शाह शासन करने आता है, 1 साल के लिए शासन करता है बेसिकली, या कुछ महीने के लिए करता है, ठीक है। अब वो बेसिकली आरामदायक, नाम ही आराम शाह, समझ लो क्या करा होगा, आराम ही करा होगा। तो आराम करा होगा, इल्तुतमिश ने आया और बोले आराम चलो ऊपर करना जाए, और इल्तुतमिश ने उन्हें निपटा दिया। निपटाने के बाद में इल्तुतमिश का शासन आ जाता है वहां पे, और इल्तुतमिश के शासन को यहाँ पे वास्तविक शासन बोला जाता है कि दिल्ली सल्तनत का या गुलाम वंश का शासन कब शुरू हुआ, इल्तुतमिश के कार्यकाल से शुरू हुआ। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के कुछ मॉन्यूमेंट्स की। जो मॉन्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं वो कल के क्लास के अंदर उसका प्रॉपर एक डिस्कशन करेंगे, कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद में हम लोग आगे चलेंगे, तो वो आगे चलेंगे इल्तुतमिश का। अब इल्तुतमिश के बारे में आपको सब पढ़ना है, ठीक है। उनकी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक या फिर आर्थिक जो भी परिस्थितियां हैं, वो सारी परिस्थितियों को पढ़ना है, ठीक है। ये सारे के सारे नोट्स मैं आप लोग को बहुत जल्द प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि अभी ग्रुप में ऐड नहीं है मेरा नंबर, तो इस वजह से जैसे ग्रुप में ऐड होगा तो मैं सबके साथ में उसको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास, मैंने कल भी बोला नोट्स आपको कल के भी देने के लिए रखे हुए, आज के भी देने के लिए रखे हुए, डेली के क्लास के डेली नोट्स आप लोग को देंगे और आप लोग डेली उसको पढ़ के आएंगे, ठीक है। डेली पढ़ के आइए, क्योंकि क्लास शुरू होने से 5 से 10 मिनट पहले सिर्फ और सिर्फ हम लोग बात किसकी करेंगे, पिछले क्लास की बात करेंगे। तो प्रीवियस रिवीजन करेंगे जिससे आप लोग कोई चीजें ना भूलें, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।